प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान के निशाने पर कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर बीजेपी? चिराग इन दिनों जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे लग रहा है कि वो बहुत खुश नहीं है और वो लगातार किसी न किसी बहाने बिहार सरकार पर हमला करते रहते हैं। यहाँ ये उल्लेख करना ज़रूरी है कि बिहार सरकार में बीजेपी शामिल है, उसके बावजूद नीतीश क्यों बिहार सरकार की आलोचना कर रहे हैं? सिर्फ नीतीश कुमार से पुरानी नाराज़गी के कारण या फिर उनका इरादा कुछ और है? दूसरी तरफ चिराग पासवान लगातार स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं और प्रशांत किशोर भी चिराग पासवान की तारीफ कर रहे हैं। इन दोनों के बीच क्या गुल खिल रहा है? कौन सी खिचड़ी पक रही है? आज की बातचीत इसी पर। नमस्कार, मैं हूं शैलेश और आप सत्यहिंदी.com से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि चिराग पासवान की नीतीश से या फिर बीजेपी से क्या नाराज़गी है और अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में वो एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्या उनका गठबंधन प्रशांत किशोर से भी हो सकता है? अब आप हाल की घटनाओं को देखिए तो बिहार में एक व्यवसायी गोपाल खेमका की कुछ दिनों पहले हत्या हुई। इस हत्या के बाद चिराग पासवान ने नीतीश सरकार के कानून व्यवस्था की खुली आलोचना की और सिर्फ बात यही तक नहीं रुकी। उनकी पार्टी के नेता, सांसद और उनके रिश्तेदार अरुण भारती ने भी खेमका की हत्या और उसके साथ जो एक और हत्याकांड हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी उसको लेकर बिहार सरकार की खुली आलोचना की और उन्होंने कहा कि हम धृतराष्ट्र बनकर नहीं रह सकते। बिहार के जनता की जो समस्याएं हैं उसको हम उठाते रहेंगे गठबंधन में रहकर भी। यानी साफ है कि कहीं ना कहीं भीतर से कुछ मनमुटाव चल रहा है। अगर हम इसको ऊपर से समझने की कोशिश करें तो ये कहा जा सकता है कि चिराग पासवान की कोशिश है कि अगले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। चिराग पासवान कम से कम 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि उनको 20-25 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। इसका कारण ये है कि बिहार की 243 सीटों में से बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कमर कस रहे हैं। इसके बाद चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो ऐसा लग रहा है कि ये 43 सीटें जो बचती हैं वो इन दोनों में विभाजित कर दी जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर 20-25 सीटें ही चिराग पासवान को मिलती हैं तो क्या वो इससे संतुष्ट होंगे? चिराग पासवान कह चुके हैं कि उन्हें लोकसभा के चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें दी गई थी, वो पांचों पर जीते और उनका स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर था बीजेपी और जेडीयू दोनों से। तो इसलिए उनकी मांग है कि कम से कम 60 सीटें तो उनको मिलनी ही चाहिए। और वो तरह तरह की बात कर रहे हैं। कभी वो ये कहते हैं कि बिहार उनको बुला रहा है, वो बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिर कभी वो कहते हैं कि वो गठबंधन में साथ हैं। लेकिन हाल में जिस तरह से उन्होंने अपने को पेश किया उससे लग रहा है कि वो कम सीटों पर मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो क्या जन स्वराज पार्टी उनके लिए एक और विकल्प है? यहाँ हम जिक्र करना चाहेंगे कि
जन सुराज पार्टी जो हाल ही में बनी है उसके नेता प्रशांत किशोर, जिन्हें अब तक हम चुनाव प्रबंधक के रूप में जानते थे और ये माना जाता था कि जब कभी वो किसी पार्टी के लिए चुनाव प्रबंधन करते हैं तो उस पार्टी की जीत होती है। ज़्यादातर मामलों में जीत हुई थी। 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए रणनीति बनाई थी और उसको लागू किया था। बाद में वो ममता बनर्जी के लिए किया उन्होंने। तो ये सब तो कहानियां हैं, आप जानते ही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जो हैं वो चिराग पासवान के लिए क्या कहते हैं? वो कहते हैं चिराग के पास विजन है, वो जाति की राजनीति नहीं करते हैं। मंत्री पद से इस्तीफा देकर अगर चुनाव लड़े तो जनता उन्हें ज़्यादा गंभीरता से लेगी। अब आप देखिए कि वो उनको सुझाव दे रहे हैं कि मंत्री पद, केंद्र में जो उनके पास मंत्री पद है उसको छोड़ दें और फिर आकर चुनाव लड़े। अब उसी तरह से चिराग पासवान जो है वो प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहते हैं ये भी देख लीजिए। वो कहते हैं प्रशांत को लेकर मेरी सोच अच्छी है और वो अच्छी भावना रखते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं कहा, लेकिन ये दोनों जो हैं एक दूसरे की तारीफ जब भी मौका मिलता है करते रहते हैं। जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है तो कभी आरोप नहीं लगाते हैं। प्रशांत किशोर ने तो ये भी कहा कि अगर चिराग बिहार में लौट आते हैं तो अगले 20-25 सालों के लिए बिहार को एक नया युवा नेता मिल जाएगा। अब ऐसी स्थिति में एक चर्चा वहाँ ये भी चल रही है कि क्या चिराग पासवान अंदर ही अंदर जन सुराज पार्टी से गठबंधन की बात सोच रहे हैं? क्या वो एनडीए को छोड़कर जन सुराज पार्टी की तरफ भी जा सकते हैं? और क्या जन सुराज पार्टी जो अब तक कहती रही है कि वो बिहार की 243 यानी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वो चिराग पासवान को साथ लेने के लिए तैयार है? तो इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँ कि इसके पहले प्रशांत किशोर ये कह चुके हैं कि अगर चिराग मंत्री पद और एनडीए छोड़कर आते हैं तो उनसे बात हो सकती है। इसका मतलब क्या है? दरअसल देखिए, चिराग पासवान इस समय दलितों के ऐसे नेता हैं जो वहाँ जो 3 प्रमुख धड़े बन गए हैं राजनीति में, उसमें सब में स्वीकार्य है। एनडीए में तो वो हैं ही। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे या शायद बीजेपी भी नहीं चाहती थी, उसके बाद भी उनको लेना पड़ा। 2019 के चुनावों में, विधानसभा चुनावों में माफ़ कीजिएगा, 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को एनडीए में जगह नहीं दी गई। उनकी जगह, रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद की घटना है, उनकी जगह जो है उनके चाचा पशुपति पारस को जगह दे दी गई। पशुपति पारस जो है केंद्र में मंत्री बने और उनके धड़े को ही अधिकृत लोक जनशक्ति पार्टी माना गया। लेकिन चिराग ने 2020 के विधानसभा चुनाव में उन सभी सीटों से उम्मीदवार खड़ा किया जहां से जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी है, उसके उम्मीदवार खड़े थे। और इस बार जीतने वाले उम्मीदवारों की, मैं जेडीयू की बात कर रहा हूं, वो घटकर सिर्फ 43 रह गई। ये अलग बात है कि बीजेपी ने उसके बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री माना, उनको मुख्यमंत्री का पद मिल गया। और इसका कारण ये भी था कि नीतीश कुमार भी अगर आरजेडी के साथ जाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। आरजेडी के साथ गठबंधन वो पहले भी बना चुके हैं और वो जो हैं उनको विशेष दिक्कत नहीं होती है। तो अब बीजेपी के सामने मुश्किल है। ऐसी चर्चा हो रही है कि बीजेपी जेडीयू को या नीतीश कुमार को इस बात पर बनाने की कोशिश कर रही है कि वो 100 से कम सीटों पर लड़े। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उन्हें 50-60 सीटों पर लड़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि 2020 के चुनाव में वो 100 सीटों पर लड़े और सिर्फ 43 जीते, तो स्ट्राइक रेट बहुत कम हुआ। और उनका जो स्ट्राइक रेट कम हुआ उसमें ये माना गया कि, और आंकड़े भी बताते हैं कि कई सीटों पर उनको
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान के उम्मीदवारों की मौजूदगी के कारण हार हुई उनकी। अब चिराग पासवान ने अपनी राजनीतिक शक्ति दिखा दी और इसलिए जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए तो पशुपति पारस वाले धड़े को अलग करके और चिराग पासवान को एनडीए में लाया गया। नीतीश ने भी स्वीकार कर लिया और बीजेपी ने भी स्वीकार किया। उनको 5 सीटें दी गई, 5 जीत गए वो, और तब से वो अपने को बड़ा दावेदार मानते हैं। अब इस तरह की चर्चा भी है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और किसी आरक्षित सीट से नहीं, अनारक्षित सीट से, ताकि वो ये बता सकें कि वो किसी जाति के नेता नहीं हैं या सिर्फ दलितों के नेता नहीं हैं, बल्कि पूरे बिहार के नेता हैं। सभी जातियों और सभी धर्मों में उनकी पकड़ और पूछ है। बहरहाल जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती, सीटों का बंटवारा नहीं होता, तब तक ये उधेड़-बुन तो चलता रहेगा कि चिराग एनडीए में रहेंगे, एनडीए के बाहर जाएंगे। अगर एनडीए के बाहर जाते हैं तो आरजेडी गठबंधन भी उनको स्वीकार कर सकता है और उसके साथ साथ अगर वो प्रशांत किशोर के साथ जाना चाहेंगे तो वो भी स्वीकार कर सकता है। यानी इस समय चिराग पासवान ऐसे नेता बन गए हैं जो बहुत सालों से नीतीश कुमार बने हुए हैं और लगभग यही वो चाहते हैं। नीतीश कुमार सिर्फ 43 सीटों के बूते पर मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो चिराग को भी लगता है कि अगर उनको 60 सीटें मिलती हैं और वो 40, 45 या 50 सीटें जीत लेते हैं तो उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा। और ये बात चिराग कई बार कह चुके हैं कि उनकी इच्छा बिहार में आने की और बिहार की राजनीति में रहने की है। बिहार उन्हें बुला रहा है और उस पर तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चिराग को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो उनको खुलकर बोलना चाहिए और ये सब बातें जो है बकवास हैं कि बिहार बुला रहा है। असल में वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बहरहाल ये तो तय है कि चिराग पासवान दूसरे नीतीश कुमार के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें ये बहुत साफ है कि वो अपने लिए रास्ता खुला रखना चाहते हैं। वो एनडीए में बात बन जाती है तो भी ठीक है और एनडीए में नहीं बनती है तो 2 विकल्प उनके सामने होंगे, एक प्रशांत किशोर और नहीं तो आरजेडी महागठबंधन। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसके साथ साथ हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारा जो सत्य हिंदी का ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए, आपको प्रोग्राम देखने में सुविधा होगी। हमारा बेल आइकॉन अगर अब तक आपने नहीं बजाया है तो आप बजा दीजिए और उसके साथ साथ आप हमारे जो प्रोग्राम है उनको अपने और दोस्तों तक भेजिए, फॉरवर्ड कीजिए। अपना कमेंट जो है यानी अपनी राय हमारे प्रोग्राम पर ज़रूर लिखिए। आप अगर हमारे विचारों से, हमारे ख्यालों से सहमत नहीं है तो भी उस आपके विचारों का स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.